नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जज बाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं द्विघात समीकरण के जो परिभाषाएं हैं एवं उनके जो सूत्र हैं एवं उनके जो कंडीशन हैं, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। सारे टॉपिकों को काफी अच्छे ढंग से मैं आपको बताने वाला हूं, तो पूरे अंत तक आपको इस वीडियो को देखना है। अगर इस वीडियो को पूरे अंत तक आप देख लेते हैं तो द्विघात समीकरण से संबंधित जितने भी आपके मन में समस्याएं हैं वो सारा समस्या का समाधान हो सकता है। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि और भी जितने भी अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोज मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर बिना किसी हिचकिचाहट के मिल सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूं द्विघात समीकरण की बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण की जहां तक परिभाषा की बात है तो द्विघात समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसके घात 2 होता है, यानी वैसा समीकरण जिसका घात 2 होता है उसे ही क्या कहा जाता है, द्विघात समीकरण कहा जाता है। सबसे पहले ये आपको दिमाग में अपने नोट करके रखना है। अब कोई भी इक्वेशन हम ले लेते हैं उसका घात 2 होना चाहिए जैसे, और लेकिन सबसे पहले एक बात और ध्यान रख लीजिए कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, बराबर में 0 होगा। और सिर्फ अगर बात किया जाए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है तो आप सिर्फ कह सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। सिर्फ बहुपद की देखिए, जब बहुपद की बात किया जाएगा द्विघात बहुपद की तो ax² प्लस bx प्लस c हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए, परीक्षा में भी बार पूछता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप आसानी से कह सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। जहां आपको ये भी याद रखना है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, याद कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, लेकिन ये कंडीशन को नहीं मालूम रहता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगा, लेकिन a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये भी कंडीशन आपको याद रखना चाहिए। द्विघात समीकरण का मैं ये समझा रहा हूं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, लेकिन a कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, अब हमें जांच मालूम कैसे चलेगा कि वो द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं, वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब सपोज दैट, अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं जैसे x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 7, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप आसानी से कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि घात में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। घात में यहाँ पर 3 आया हुआ है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x² प्लस 4 बराबर 0 दिया गया है, तो क्या द्विघात समीकरण है? तो बिल्कुल कह सकते हैं द्विघात समीकरण है। अब कहेगा कि द्विघात समीकरण में जब है तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में कहाँ आया है, तो इसको लिखा तो जा सकता है उस रूप में। देखिएगा x² प्लस, यहाँ पर देखिए bx के बदला में कुछ नहीं दिया है तो अपने तरफ से 0 इंटू x प्लस 4 लिख सकते हैं ना, बराबर में 0। तो ये हो गया द्विघात समीकरण के रूप में, होगा कि नहीं। इस प्रकार द्विघात समीकरण का रूप होता है। किसी भी समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में आप आसानी से लिख सकते हैं। अब एक और उदाहरण जैसे ले लेता हूं। अब जैसे मान के चलिए आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन दे दिया गया 4x² बराबर 0, तो क्या द्विघात समीकरण है? बिल्कुल ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 4x² प्लस 0 इंटू x प्लस 0 लिख सकते हैं बराबर 0। अब 0 क्यों लिख रहा है? क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 0 तो यहाँ पर भी 0 अचर होता ही है, तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसा लिखा जा रहा है। तो आपको ऐसे इस बात को ध्यान रखना है। अब द्विघात समीकरण से संबंधित और भी कुछ क्या बातें हो सकती है मैं बता देना चाहता हूं। तो द्विघात समीकरण में एक होता है विवेचक, ठीक है ना। द्विघात समीकरण में एक मान होता है विवेचक का, विवेचक या हिंदी में एक और नाम से जाना जाता है, इसको विवितकर भी कहा जाता है। विवेचक कहिए या विवितकर कहिए, दोनों बात एक ही है, या अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहिए। मतलब ये हुआ कि विवेचक या विवितकर या डिस्क्रिमिनेंट, कुछ भी कहिए, डिस्क्रिमिनेंट, यहां पर गलती हो गया, विवेचक या विवितकर या डिस्क्रिमिनेंट कुछ भी कहिए, सबका मतलब एक ही है। और निकालते कैसे हैं?
तो निकालने के लिए जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 होता है। आप ध्यान रखिएगा कि a का मान यहाँ पर कितना है, b का मान कितना है और c का मान कितना है। a b c का मान बहुत जरूरी है, दिमाग में नोट करके चलना। देखिए द्विघात की विवेचक या विविधकर कैसे निकालते हैं, तो विवेचक या विविधकर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले ये समझिए, विवेचक या विविधकर को d से सूचित किया जाता है, कैपिटल D से। समझिएगा ध्यान से, कैपिटल D से सूचित किया जाता है। और इसका फॉर्मूला यहाँ बन जाता है d = b² - 4ac बन जाता है। d = b² - 4ac बन जाता है। अब कोई भी जैसे मान के चलिए कि इक्वेशन दे दिया गया द्विघात समीकरण का, x² - 6x + 4 = 0, और पूछा जाए कि इस द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ज्ञात करने के लिए लिखिएगा a = 1, b बराबर कितना हो जाएगा -6, ठीक है, और c बराबर कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे। इसीलिए हमें d ना ज्ञात करना, विवेचक ज्ञात करना है। तो d बराबर क्या हो जाता है, लिखेंगे b² - 4ac। तो b का मान कितना है -6 है, तो -6 का स्क्वायर लिख दीजिए। 4 गुना a का मान 1 लिखिए, c का मान 4 लिखिए। तो देखिएगा 6 के स्क्वायर हो जाता है 36 और 4 चौका 16। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 में से 16 घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो देख सकते हैं काफी आसानी से किसी भी द्विघात समीकरण का विवेचक या विविधकर ज्ञात कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला से ज्ञात करते हैं। और द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं। देखिएगा द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकाला जाता है। चलिए दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकाला जाता है। यहां पर हेडिंग दे देते हैं, द्विघात समीकरण का मूल। देखिएगा समझिएगा ध्यान से। तो द्विघात समीकरण जैसे कि इधर इसका मूल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो x बराबर हो जाता है -b ± √b² - 4ac/2a होता है, ठीक है। मूल का मतलब रूट होता है, ठीक है ना, उसका अंग्रेजी में रूट बोलते हैं। तो मूल द्विघात समीकरण का मूल इसी फॉर्मूला से निकाला जाता है, लेकिन मूल के कुछ गुणधर्म होते हैं। द्विघात समीकरण के मूल की विशेषताएं होती हैं। देखिएगा मूल यानी अंग्रेजी में इसको रूट कहा जाता है। की विशेषताएं क्या क्या होती है द्विघात समीकरण के मूल की विशेषताएं। नंबर 1 होती है यदि मूल वास्तविक हो, यदि मूल द्विघात समीकरण की मूल की विशेषता यह होती है यदि d यानी विवेचक, यदि d क्या होगा, यदि d का मान 0 से बड़ा हो गया तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि d का मान यानी विवेचक का मान अगर 0 से बड़ा हो गया तो दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। वो क्या होगा, जैसे अब एक क्वेश्चन हम यहां पर ले लेते हैं। जैसे अब यहां पर क्वेश्चन एक दे दिया गया x² + 4x + 7 = 0। तो इसका d निकालिएगा तो d बराबर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर -4 गुना 1 और c का मान कितना हो जाएगा गुना 7 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए तो कितना गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 के स्थान पर मान के चलिए कि यहाँ पर हम 9 ले लेते हैं, नहीं तो मान रखने में गड़बड़ हो जाएगा। जैसे 9 ले लेते हैं तो 9 के स्क्वायर 81 और 7 चौका 28, तो कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 11 में से 8 घटेगा तो 3 और यहाँ पर 7 में से 2 घटेगा, यानी 53 है ना। ये 53 क्या है, 0 से 12 है। तो जब हम ये d निकाल चुके हैं तो इस स्थिति में द्विघात समीकरण का जो मूल होगा ना वो क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल आएगा। जब यानी इस फॉर्मूला पर जब हम इसको हल करेंगे तो दो अलग अलग भिन्न मतलब मूल निकलेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। कब, क्योंकि d का जो मान निकल रहा है 0 से 12 निकल रहा है। अब दूसरा का कंडीशन क्या कहता है, दूसरा का कंडीशन समझिएगा एक एक करके। दूसरा कंडीशन कहता है यदि d 0 के बराबर हो तो दो बराबर मूल होंगे, दो बराबर मूल
होंगे। यदि बाई चांस डी 0 के बराबर हो गया तो समझिए कि दो बराबर मूल हो जाएंगे। कैसे? अब जैसे मान के चलिए एक उदाहरण मैं ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर जैसे ये इक्वेशन ले लेता हूं, ठीक है। अब ये इक्वेशन जैसे कि मैं ले लेता हूं और यहां पर मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे इसका जो वैल्यू निकालना है। ये इसका वैल्यू जो निकालेंगे हम लोग, इसका डी का वैल्यू कितना आएगा। पहले मैं इसको मिटा देना चाहता हूं, उसके बाद आपको हल करके दिखाता हूं। देखिए डी यदि 0 के बराबर हो गया तो दो बराबर मूल होंगे। यानी जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर d बराबर अगर निकालें हम तो b का मान कितना हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 2। तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 माइनस 16 तो कितना आ गया, 0। और जब बराबर मूल होंगे, ये कौन कौन से बराबर मूल होता है तो ध्यान रखिएगा, ये दो बराबर मूल जो हो जाते हैं माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। यानी मतलब ना कि आप देखिएगा कि अगर इक्वेशन में अगर d 0 आ गया तो माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a दो बार लिख दीजिएगा, ठीक है ना। माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a आप बिना बनाए भी सिर्फ इतना लिख देते हैं, समझिए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब यही क्वेश्चन है, इसका मूल हम अगर इतना मालूम चल गया कि 0 आ गया तो सिर्फ हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस 4 बटे कितना हो जाएगा, 2, कटा दीजिए, ठीक है ना। तो कितना आएगा, माइनस 2, यानी माइनस 2 माइनस 2, दो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब तीसरा का कंडीशन है, समझिएगा ध्यान से। तीसरा का कंडीशन क्या कहता है, तीसरा का कंडीशन कहता है कि यदि d 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि अगर d का मान 0 से छोटा हो गया तो मूल वास्तविक नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम हल करते हैं तो d निकालेंगे तो फॉर्मूला बैठाएंगे ना, b स्क्वायर माइनस 4ac कर देंगे। तो यानी b का मान कितना है, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 फिर a और c का मान कितना है 7, तो 5 के स्क्वायर 25, देखिए जजों का 16 होते कितना 112, घटाने पर 12 में से 5 घटेगा 7 और फिर 10 में से 2 घटेगा तो 8, माइनस 87 आ जाएगा। ये क्या 0 के, ये अगर आपसे मैं पूछूं कि ये 0 से बड़ा है या छोटा है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि माइनस 87 क्या है, 0 से छोटा है। तो इस स्थिति में मूल क्या होगा कि वास्तविक नहीं होगा, मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। और जब मूल काल्पनिक होगा तो आपको मालूम ही होगा, मूल जब काल्पनिक होता है ना तो रूट में जो वैल्यू होता है, मतलब इसका वैल्यू निकलेगा तो रूट में माइनस में आ जाता है। अब कोई भी संख्या रूट में माइनस में आ जाता है ना, तो रूट में जो माइनस में आ जाता है तो उसको आयोटा से सूचित किया जाता है। किससे, आयोटा से। तो देखिए ध्यान रखिएगा, आपको क्या रखना है, याद रखना है कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है -1 के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है। तो इसी के साथ से हम लोग इसको हल करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 11वीं के कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा आपको ये पढ़ने के लिए। तो i का जो वैल्यू हो जाता है √(-1) के बराबर हो जाता है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा विस्तार में यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा, मैं अलग से उसको वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो द्विघात समीकरण से संबंधित ये सारी जो जानकारियां थी मैं आपको दिया हूँ, बताया हो कि मूल द्विघात समीकरण के मूल के बारे में और उसकी क्या स्थिति होती है उसके बारे में।
तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।